हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में जो वैकेंसी आई हुई है 25,000 प्लस, उसके लिए जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब वही बात करेंगे एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सीबीटी बेस्ड टेस्ट पर आधारित है। और आपको यहाँ एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि आपको जो है बिहार दरोगा मेंस पीटी एंड मेंस दोनों में काम आ सकते हैं। और वही बात करेंगे अदर एग्जाम की, तो बिहार पुलिस में भी आपको काम आ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसके और भी कि इस सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी एग्जाम है बीपीएससी बीएसएससी आदि जो भी एग्जाम सब है उन सभी में आपको बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को श्री गणेश करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। सबकी मनोकामना पूर्ण करें। चलिए तो, और अगर हम बात करें आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की, तो बात करते हैं दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है। दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है। कोई चिराग हवा पे दबाव तो डाले, कोई चिराग हवा पे दबाव तो डाले। तो दोस्तों अपने तैयारी से इतना दबाव डालना है कि आज नहीं तो कल सफलता जरूर पानी है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन रामविलास पासवान के संबंध में सही है। रामविलास पासवान जो हाल ही में इसकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में हम बात करते हैं कौन से कथन सही है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि यह एकमात्र व्यक्ति थे जो 6 प्रधानमंत्री के साथ मंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। बिल्कुल सही है। और इनकी मृत्यु की बात करें 7 अक्टूबर 2020 में इसकी मृत्यु हुआ था। बिल्कुल सही है। इसका संसदीय क्षेत्र की हम बात करें तो हाजीपुर बिहार से इसका संसदीय क्षेत्र था। अब वही बात करते हैं लोजपा पार्टी का गठन इन्होंने 2000 ईस्वी में किया था। ये बिल्कुल सही है। अगर हम आंसर की बात करें तो सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि आंसर सी इसका आंसर सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से दिए गए कथन में गर्भनाल के संबंध में कौन से कथन सही है। गर्भनाल के संबंध में कौन से कथन सही है। बात करते हैं शिशु को माता से जोड़ना, शिशु को माता से जोड़ना गर्भनाल का काम है, ये सही है। और बात करते हैं दूसरा पोषण प्रदान करना, शिशु को जो गर्भ में शिशु रहते हैं उसको पोषण प्रदान करना गर्भनाल का ही काम है, बिल्कुल सही है। और लैक्टोज बनाने में इनका मदद करना, यानी कि लैक्टोज जो बनाते हैं गर्भनाल इसी का काम है, इसको मदद करना, बिल्कुल सही है। अब आंसर की हम बात करें तो आंसर 1 2 3 यानी कि सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से दिए गए कथन में कौन से कथन असत्य हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कौन से कथन असत्य हैं उनको चुनना है। बात करते हैं मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अब मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया की हम बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। वाटर मैन ऑफ द इंडिया यानी कि वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया बात करते हैं, वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया की हम बात करें तो डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं वाटर मैन ऑफ द इंडिया जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। वाटर मैन ऑफ द इंडिया की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथन में से किसका संबंध उज्ज्वला योजना से है। निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध उज्ज्वला योजना से है। बात करते हैं उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत महोबा उत्तर प्रदेश से हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। और वहीं बात करते हैं इसका उद्देश्य इस योजना के जरिए गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवार में जिंदगी गुजार रहे लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन फ्री में उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आंसर की अगर हम तो आंसर सभी के सभी सही हो जाएंगे, 1 2 ABC यानी कि सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात करते हैं दोस्तों निम्नलिखित में कथन में से कौन से कथन नीति आयोग के संबंध में सत्य है। निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन नीति आयोग के संबंध में सत्य है। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 में हुआ था, बिल्कुल सही है। योजना आयोग की जगह पर इनका शुरुआत किया गया था। अब बात करते हैं इस आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, ये गलत है। इस आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, ये बिल्कुल सही है। और नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ये भी सही है। अगर हम आंसर की बात करें तो 1 2 3 4 सही है, यानी कि सही कथन का सत्य चुनाव करना है तो 1 3 4 सही है, 2 गलत है क्योंकि इसका अध्यक्ष जो है पीएम होता है।
इसमें दिया गया है पीएम नहीं होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करते हैं जाट जाटिन समा चकेवा लोक नृत्य संबंध किस राज्य से है। यानी जाट जाटिन समा चकेवा का संबंध लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बात करते हैं यह राज्य जो है बिहार से इसका संबंध है, बिहार से इसका संबंध है। वहीं बात करते हैं पंजाब की अगर लोक नृत्य की बात करें तो भांगड़ा गिद्धा ये पंजाब का लोक नृत्य है। वहीं बात करते हैं गुजरात की गरबा और डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों गीत में कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा असत्य लिखा है, यहाँ पे असत्य दे दीजिएगा, असत्य है। और बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, ये बिल्कुल सही है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की बात करें तो झारखंड में है, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा की बात करें तो कोलकाता में है, ये बिल्कुल सही है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की हम बात करते हैं हैदराबाद में, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हैदराबाद में नहीं, ये पटना में स्थित है, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। अगर आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। तो बात करते हैं 45.85% जमीन लेकर बिहार का जो झारखंड राज्य बना है, बिहार से जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल जो बात करते हैं अमरकंटक में है। तो बात करते हैं सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से होती है, यानी कि वहाँ से ही सोन नदी निकलती है। तो आंसर की बात करें बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण यानी कि RSS का निर्माण कब हुआ था। तो बात करते हैं 27 सितंबर 1925 में इसका निर्माण हुआ था। केवी हेड गेवरकर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या होती है। यानी कि कम से कम न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो 25 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। अब वही बात करते हैं 30 वर्ष की बात करते हैं विधान यानी कि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 वर्ष। विधान परिषद की बात करते हैं, विधान परिषद और राज्यसभा के लिए उम्र की बात करें तो 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। वहीं बात करते हैं 35 साल राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल उम्र होना चाहिए। और वहीं बात करते हैं 21 साल जो है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो बात करते हैं भरत चक्रवर्ती राजा से है, इसी के नाम के से भारत के नाम की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत का सबसे लंबी सुरंग की हम बात करते हैं चीनैनी नासरी सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यानी कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं SNDT महिला विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1916 में इसका स्थापना किया गया था। और 1916 में ही पटना उच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला की हम बात करें कौन है। तो प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मशक्तु है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला बने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। द्विलिंगी पुष्प की हम बात करें तो सरसों एक द्विलिंगी पुष्प है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रबल अम्ल
और दुर्बल क्षारक से बने लवण पीएच मान क्या होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान की हम बात करें तो 7 से कम होता है, यानी कि प्रबल अम्ल जो है जितना कम होगा, यानी 1 से लेकर 14 तक, यानी 14 तक इसका पीएच मान होता है, इसका निर्धारण किया जाता है। और 7 जो है ये उदासीन होता है, जो जितना कम होगा उतना प्रबल अम्ल होगा। और पीएच की बात करें तो लवण अति क्षारक की, तो जितना ये क्षारक ज़्यादा होगा वह प्रबल क्षारक बन जाएगा। तो इसीलिए दुर्बल की बात करें तो ये जितना कम होगा उतना दुर्बल होगा, यानी कि 14 से लेकर 7 के बीच तक में जो आएगा वो दुर्बल हो जाएगा, यानी कि 8 रहेगा तो दुर्बल हो जाएगा। और अम्ल की बात करें तो वो जितना कम रहेगा, 0 रहेगा तो और भी ज़्यादा प्रबल रहेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्न में से कौन अधातु है। निम्न में से कौन अधातु है। अधातु की अगर हम बात करें तो लोहा, सोना, कोबाल्ट ये सभी धातु है, और हाइड्रोजन एक अधातु है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पेयजल का मुख्य साधन है। पेयजल का मुख्य साधन की हम बात करें तो नदियाँ, कुआं, तालाब सभी के सभी जो है पेयजल का मुख्य साधन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या की हम बात करें तो केरल में सबसे अधिक है। अगर वहीं पूछे बौद्ध धर्म मानने वाला सबसे सर्वाधिक राज्य कौन सा है, यानी कि बौद्धों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में जो है बौद्ध धर्म मानने वाली की संख्या सबसे अधिक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय की हम बात करें तो लंदन में स्थित है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। टू मच हेजीनेस पुस्तक के लेखक कौन है। टू मच हेजीनेस पुस्तक के लेखक की बात करें तो एलिस मुंडो जो है टू मच हेजीनेस पुस्तक के लेखक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय की हम बात करें कहाँ स्थित है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्यालय जकार्ता में स्थित है, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है। यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने एकल मुद्रा यूरोपीय को स्वीकार नहीं किया है, तो बात करते हैं स्वीडन ने यह यूरोपीय मुद्रा यूरो को स्वीकार नहीं किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करते हैं 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। अगर वही बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों दिवस के बारे में अगर हम बात करें याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बात करते हैं यह कावेरी नदी पर स्थित है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो बात करते हैं कृष्णदेव राय और मुक्तमाल्यद की रचना इनके द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन की बात करें तो नागानंद की रचना हर्षवर्धन की ने किया था, ये बिल्कुल सही है। और कालिदास की बात करें तो ऋतु संहार जो है कालिदास की रचना, ये बिल्कुल सही है। अब वही बात करते हैं विशाखादत्त किराता अर्जुन के लेखक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विशाखादत्त जो है किराता अर्जुन की लेखक की हम बात करें तो भारवी विष्णु, यानी कि भारवी जो थे किराता अर्जुन की रचना भारवी की है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है। कर्म योद्धा ग्रंथ की बात करें तो किसके जीवन पर लिखा गया है, तो यह नरेंद्र मोदी के जीवन पर कर्म योद्धा ग्रंथ की रचना किया गया, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। हीराकुंड बांध की हम बात करें तो किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यह जो है महानदी पर बनाया गया यह हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। और बात करते हैं इसकी लंबाई की 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की सबसे लंबी बांध भी कहा जाता है हीराकुंड को। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हम बात करें तो 2 जिले हैं, तो एक जिले है लेह और दूसरा जिला की हम बात करें तो कारगिल 2 जिले हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की।
बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो 8 विटामिन होते हैं। तो याद रखिए। आइए कौन कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स की हम बात करते तो विटामिन बी में 8 तरह के विटामिन होते हैं। तो बात करते हैं जिसमें विटामिन की बात करें, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन 7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 शामिल है। ये सभी विटामिन आपके शरीर को अलग अलग हिस्से को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। याद रखिएगा कुल 8 विटामिन होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? भारतीय सुधार संघ के निर्माण की हम बात करें तो 1870 में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कर्नम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? कर्नम मल्लेश्वरी को पद्मश्री की हम बात करते तो 1999 में मिला था। और इसके बारे में अब बात करते हैं और भी पुरस्कार की। अगर हम बात करें कर्नम मल्लेश्वरी की तो इसे अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला था। याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की बात करें तो 1999 में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और वहीं बात करें पद्मश्री को 1999 में दिया गया था। और कलम मल्लेश्वरी का बात करते हैं तो इसका जो है कर्नम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से, यानी कि पूछे कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्नम मल्लेश्वरी की हम बात करें तो यह भारोत्तोलन से संबंधित है। याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं, कर्नम मल्लेश्वरी हाल ही में बनी है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति। याद रखिएगा ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI हो जाते हैं। कौन? तो हाल ही में दिल्ली के खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनाया गया किसे? कर्नम मल्लेश्वरी को। याद रखिएगा ये जरूर पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में इसका कार्य पूरा हो गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में और भी विस्तार से। बात करते हैं सन 1950 तक वायसराय हाउस कहा जाते थे, यानी कि यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था। पहले 1950 ईस्वी से पहले जो इसे वायसराय हाउस कहते थे। इसकी इमारत अस्तित्व में आई जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, यानी कि दिल्ली से जब कोलकाता से भारत की राजधानी जब दिल्ली लाया गया तब यह इमारत जो अस्तित्व में आया। और इस महल में बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। याद रखिएगा 340 कमरे हैं। और राष्ट्रपति भवन में बने हैं 17, यानी कि बनने में 17 साल लगे हैं। राष्ट्रपति भवन बनने में कुल 17 साल का समय लगा है। 1912 में शुरू हुआ था इसका निर्माण और 1929 में खत्म हो गया। तो बात करते हैं रायसीना हिल्स पर वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया गया था। कहाँ पे? रायसीना हिल्स पर। अभी पूछे जाते हैं एग्जाम कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स पर है। और इसका पुराना नाम जो है वायसराय हाउस था। तब इस इमारत का नक्शा बनाया गया था किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा इसका इमारत का नक्शा बनाया गया था। एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को 14 जून 1912 को इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा, यानी कि लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को 1912 में 14 जून 1912 में इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा। और इसका निर्माण 12 में शुरू हुआ, 29 में समाप्त हो गया। याद रखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक की हम बात करें तो 29 तांबे का परमाणु क्रमांक हो जाता है। अगर वही बात करें तो चांदी की, तो चांदी की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 47 हो जाता है। और लोहा की हम सोना की हम बात करें तो 79 सोना का परमाणु क्रमांक हो जाता है। और 26 की हम बात करें तो लोहा यानी कि Fe का परमाणु क्रमांक 26 हो जाता है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एन इरा ऑफ डार्कनेस की हम बात करें तो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक की हम बात करें शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ये भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए थे? तो चीन के साथ किए थे। और कब किया था? तो 1954 में पंचशील पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिएगा ये बहुत ही डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से
कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे में संक्रमित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, ये संक्रमित होता है। एड्स की बात करें तो ये भी एक दूसरे से व्यक्ति से संक्रमित होता है। और सिफिलिस की बात करते हैं ये भी एक दूसरे व्यक्ति से संक्रमित होता है। मगर सिरोसा की हम बात करें तो ये एक दूसरे से संक्रमित नहीं होता है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। चर्म शब्द का समभिन्नार्थ क्या है? यानी कि चर्म शब्द का समानार्थी अर्थ शब्द की हम बात करें तो चरम इसका समानार्थी यानी कि समभिन्नार्थक शब्द हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नीचे दिए गए विकल्प में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बात करते हैं तद्भव की, तो मुंह जो है तद्भव शब्द हो जाते हैं। और वहीं बात करते हैं तो प्रलाप, बैंक, मर्म की बात करते हैं, ये सब तत्सम शब्द हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अलमारी शब्द है, यानी कि अलमारी एक कैसी शब्द है? तो पास्तु, पारसी, अरबी या पुर्तगाली। तो बात करते हैं अलमारी की, तो यह पुर्तगाली भाषा की शब्द है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भारत ने भारत में कितने रसों का उल्लेख किया है? तो कुल 8 रसों का उल्लेख किया है। तो भारत में कुल कितने, अगर पूछे रस कितने होते हैं तो 8 रस होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव की हम बात करें तो उत्साह अस्थायी भाव होता है। किसका? तो वीर रस का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं मैथ की। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 5% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्थिति में जब हानि और लाभ कहे तो दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 15। 15 जब हो जाएगा तो 15 का जो है वैल्यू कितना दिया गया है? तो 75 दिया गया, यानी 5 एक का 5 दिया 15 और 15 पचे 75 इतना हो, यानी कि 3 का वैल्यू 15 हो गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। इसे भी कट कर देंगे तो 1 का वैल्यू 5, तो 100 का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 500। तो याद रखिएगा आंसर बहुत ही आसान है निकालना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर नहीं समझें तो फिर एक बार बता देते हैं। तो दोनों को अगर इस तरह का सवाल आए तो दोनों को ऐड कर देना है। और जो क्या करना है, ऐड करने के बाद 5 से कटा देंगे, 5 एक दिया 15 और 5 दिया 15 कटा देंगे और 15 से 75 हो जाता है। और 3 का बराबर 15 हो जाता है, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। और 100 अगर 100 बराबर की हम बात करें तो 500 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं A/3 बराबर B/4 और बराबर C/7 हो तो A + B + C/C बराबर वाट, यानी क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे, सबका मान दिया गया है तो A बराबर 3 दिया गया, 3 + 4 + 7 बटे C का मान कितना है? 7 है। तो सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो मिलाकर कितना हो जाएगा? 14। 14/7 कर देंगे तो कट जाएगा, 7 दूना 14। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं 2, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते क्वेश्चन से, सुधा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? यानी इनमें से सबसे लंबा कौन है तो चुनना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुमा उमा से छोटी है, तो सुमा की बात करें तो उमा से छोटी है, तो उमा दे देते हैं, तो ये उमा से छोटी है, तो इससे छोटी हो जाते हैं। ये सबसे लंबा कर दिए, ये छोटी है। अब बात करते हैं नेहा सुमा से लंबी है, नेहा की बात करें तो सुमा से लंबी है, कर दिए। उसके बाद करें सुधा उमा से लंबी है, सुधा की बात करें तो सुधा SHU से इसको डिनोट कर देते हैं, तो इससे लंबी है, लेकिन क्या कह रहा है? हेमा से छोटी है, तो हेमा से छोटी हो जाते हैं। इस प्रकार कर दिए। अब क्या आता है? उमा नेहा से लंबी है। अब उमा नेहा से लंबी है, सही बात है, दिया गया है। इनमें से सबसे लंबा कौन? तो सबसे लंबा की बात करते हैं हेमा सबसे लंबा हो जाता है। आंसर की बात करें तो सबसे लंबा हेमा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। बिहार का, यानी कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। अगर वहीं सबसे अधिक कहे तो सबसे अधिक
जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाता है। अगर वहीं पूछे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की हम बात करें तो मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाता है, और मुंगेर ही सबसे कम साक्षर वाला जिला मुंगेर हो जाता है बिहार का। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करें। 7 के प्रथम 20 गुणों का औसत ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके जरूर बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं बने तो कमेंट जरूर करना, हम बना के इसको सॉल्व करके यह टेलीग्राम में डाल देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा डोज में लालची चीन के बारे में। लालची चीन जो है जमीन का बहुत भूखा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वे 6 देश जिन पर चीन का कब्जा है, यानी कि चीन जो है इतना जमीन का भूखा है जो गरीब देशों को शिकार बनाते जा रहा है, यानी कि उसको पैसे कर्ज यानी कि कई सारे लोभ देकर कि इन्वेस्ट करेंगे, इतना इतना कुछ डेवलप करेंगे, इन सब चीज़ों का लोभ देकर चीन लालची जो है धोखेबाज, ये जो है कई गरीब देशों को यानी मुल्कों को अपना शिकार बना रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के कब्जे में कौन से देश है। तो बात करते हैं पूर्वी तुर्किस्तान के सिंजियांग प्रांत में के अंतर्गत आता है, इस पर भी कब्जा चीन का किया हुआ है। वहीं बात करें दक्षिणी मंगोलिया की, तो दक्षिण मंगोलिया की हम बात करें तो चीन को अभी चीन का ही यानी कि लालची चीन इस पर अधिकार जमाया हुआ है। अब वहीं बात करते हैं 2 देश हो गया, कुल 6 देश पर चीन का कब्जा है। तो वहीं बात करते हैं और हम चीन के, तो ये तिब्बत है, तिब्बत पे भी चीन का कब्जा हुआ है। और वहीं बात करते हैं ताइवान। ताइवान की बात करें तो ताइवान, हांगकांग, ये सारे हांगकांग और मकायू 3 देश यहाँ है और साउथ साइड में, और 3 देश की बात करें तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान और सिंजियांग दक्षिण मंगोलिया, ये सारे के सारे 6 देशों पर चीन का अधिकार यानी कब्जा किया हुआ है। लेकिन ये सभी देश जो भी है अपने आप को जो है चीन का मतलब अधीन नहीं मानते हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन चीन जो है दिन ब दिन जो है अपने कर्ज के तले गरीब देशों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि इससे भी और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।